अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत ख़ास है क्योंकि मौजूद दिलचस्प भी है और अहम भी है, क्योंकि आज हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में बात करेंगे फ़र्स्ट एड के हवाले से। एमरजेंसी की सूरत हाल में हमेशा जो पहला कदम होता है वो बड़ा अहम होता है किसी भी अपने को महफूज बनाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, और वो किस तरह से लिया जा सकता है या फ़र्स्ट एड के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। आज हमारा ये मौजू होगा। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है, वो खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में हो सकता है, वो करंट लगने से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर जाते हैं जिसके लिए उनको नुकसान का अंदेशा होता है, तो ऐसे में पहला कदम क्या हो सकता है। सो ये तमाम बातें आज के शो में डिस्कस की जाएंगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो में शामिल करेंगे और अपने मेहमान के साथ हम उन मैसेजेस को, सवालात को शेयर भी करेंगे। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है मुज़म्मिल हुसैन साहब ने। मुज़म्मिल साहब जो हैं वो इंस्ट्रक्टर हैं रेस्क्यू 1122 के। मैं वेलकम करता हूं सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो मैं सबसे पहली बात तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी हम फ़र्स्ट एड की बात करते हैं सर, फ़र्स्ट एड की अहमियत को सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि कितनी ज़रूरी है हमेशा वो पहला कदम जब भी किसी अपने को या अपने प्यारे को बचाने के लिए हम उठाते हैं। चूँकि हम नो डाउट उसकी फ़िक्र में तो होते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम इसको कैसे सेव करेंगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस कैसे बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक शेख साहब। जिस तरह पहले भी आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में इनवाइट करते रहे, आज भी उसी तरह एक अच्छा प्रोग्राम आपने इनिशिएटिव लिया है। नो डाउट कि जिस तरह आपने बात की कि फ़र्स्ट एड का जानना और इस पर अमल करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरह हम किसी भी अपने जानने वाले पे या आम कोई भी शख्स हो सकता है जिसको जान बचाने की कोशिश करने की हमारी सलाहियत शायद होती है लेकिन उस वक़्त हम जानते नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की चीज़ों को पहले सीखना चाहिए। जिस तरह कुरान पाक में भी सबसे पहले जो लफ्ज़ स्टार्ट हुआ है इकरा पार्ट से स्टार्ट हुआ है, पढ़ने से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें नॉलेज लेना चाहिए, वो किसी भी लेवल का हो सकता है। फ़र्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, इसी तरह फायर सेफ्टी के हवाले से या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से हो सकती हैं। तो फ़र्स्ट एड का नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर सारे मेजर्स हमें पता चलते हैं कि हमने क्या करना है। तो फ़र्स्ट एड बेसिकली वो चीज़ है जो हमने किसी भी ज़ख्मी शख्स या कोई ऐसा बीमार शख्स जो किसी को जिसको हमने अस्पताल पहुंचाना हो सकता है कि उसको पहुंचाना हो या हो सकता है ना भी पहुंचाना हो, उसको हमने ऑन द स्पॉट उसको जो विदाउट एनी इक्विपमेंट एंड विदाउट एनी मेडिसिन जो चीज़ें प्रोवाइड करनी वो फ़र्स्ट एड है। एक तो ये कि ऑन द स्पॉट है, दूसरा ये कि अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ है। इसकी एग्जांपल है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपके पास कुछ भी ना हो, कम से कम साफ़ कपड़ा होना चाहिए जिसके साथ आप उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर दें। इसी तरह कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको अस्पताल पहुंचाएं। उतनी देर तक जब तक आप तक मदद पहुंचती है या आप उसको अस्पताल पहुंचा रहे होते हैं, आप उसका CPR करते हुए लेके जाएंगे जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टार्टिंग में कि किसी का एयरवे ब्लॉक हो जाता है जिसको हम चोकिंग कहते हैं, तो उतनी देर तक जब तक आप तक मदद पहुँचती हो सकता है 5 मिनट लगें, 7 मिनट्स लगें, उतना टाइम उसके पास ना हो तो आप उसके एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, जो कि खाली हाथ आप उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी ज़ख्मी शख्स या बीमार शख्स को अस्पताल पहुँचाने से पहले या डॉक्टर के पहुँचने से पहले ऑन द स्पॉट मदद करेंगे, फर्स्ट एड होगी। लेकिन जो अहमियत की आपने बात की, ये वही कर सकता है डेफिनेटली जिसको इस चीज़ का पता होगा, ट्रेनिंग होगी। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हो तो हम लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत बात सर। फ़र्स्ट एड के हवाले से सबसे पहले आजकल तो चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, यहीं से आगाज़ करते हैं कि हीट स्ट्रोक जो है या हीट वेव के हमें मैसेजेस भी बार बार मिल रहे हैं कि अपने आप को महफूज रखना चाहिए। मैं 2 चीज़ें इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो साइंस एंड सिम्टम्स, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी गर्मी में
कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे हमें लगेगा कि इस गर्मी ने हमें मुतासिर कर दिया है। सेकेंडली, अगर हम उससे खुदा न खास्ता मुतासिर हो चुके हैं तो अब हमें फौरी बचने के लिए क्या करना है? जितनी देर में हम अपनी प्रॉपर मेडिकेशन शुरू करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा क्या इनिशिएटिव होगा? बिल्कुल। अच्छा, इसमें बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल के मौसम के लिहाज से अगर हम देखें तो हीट वेव्स जो हैं वो हीट स्ट्रोक का बायस बनती हैं। गर्मी की शिद्दत जब ज़्यादा होती है, अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 40 प्लस होना शुरू हो जाए, तो जो हीट स्ट्रोक है इसके चांसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब हीट स्ट्रोक के जो साइन एंड सिम्टम्स की आपने बात की, जनरली अगर हम आम रूटीन में बात करें कि जब स्वेटिंग होना ख़त्म हो जाए, एक तो होता है पसीना आना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है, तो उस वक्त हीट स्ट्रोक का ख़तरा नहीं होता। लेकिन जब इतना ज़्यादा पसीना आ जाएगा, बॉडी मज़ीद अपनी बॉडी इसका जो पसीना आना ख़त्म हो जाए और इसको कूल करना ख़त्म कर दे, तो उसमें हमारा जो स्किन कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो बेहोशी तारी हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस की तरफ वो चला जाएगा, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली उसके बाद जब वो अनकॉन्शियस होगा तो वो एक डेंजरस समझ लीजिए जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी जिसको कहते हैं उस तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, जिसको अगर हम देखें कि मेन काम हमारा प्रिवेंटिंग मेजर्स के ऊपर होना चाहिए। उसका मकसद ये है कि एक तो ये है कि हम धूप में इस तरह के जो टेम्परेचर में कंटिन्यूसली काम ना करें। ठीक है, छाँव होनी चाहिए, या कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि काम करना अगर मजबूरी है तो हर आधे घंटे बाद 10 मिनट की रेस्ट होनी चाहिए, और उसमें पानी का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, ORS का इस्तेमाल करना चाहिए, और नेक को कवर करके, हेड को कवर करके काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ऐसा विक्टिम आपको मिल जाता है, तो आप समझते हैं कि गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया है, या गर्मी की वजह से वो गिर गया है हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसको ठंडी जगह पे ले जाएं। ठीक है, अगर AC अवेलेबल है वेल, नहीं तो पंखे के नीचे ले जाएं, छाँव में ले जाएं, उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, गर्दन को जो है वो ठंडे पानी कपड़े के साथ जो है वो कवर कर दें, और उसको कोई अगर अनकॉन्शियस है फिर ऑरली उसको कुछ ना दें, बट अगर कॉन्शियस है फिर तो ORS का इस्तेमाल करें, और अनकॉन्शियस को कोई भी ड्रिप लगवाई जा सकती है, ताकि उसके अंदर जो फ्लूइड की कमी वो पूरी हो जाए। मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने कहा कि अनकॉन्शियस जो है उसको कुछ ना दिया जाए, अमूमन ये होता है कि खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में कोई शख्स बेहोश हो जाता है, वो अपने हवास में नहीं है जी, और हम उसी को उठा के सबसे पहले उसके मुंह में पानी उड़ेलते हैं, ये किस हद तक नुकसान का बायस बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिचुएशन है ओवरऑल देखें तो मोस्टली लोकेशंस के ऊपर ऐसा देखने को हमें मिलता है कि कोई बेहोश हो जाए, कोई भी रीज़न होती है, ख्वाह वो एक्सीडेंट केस है, ख्वाह वो मेडिकल के रिलेटेड है, तो हम कोशिश करते हैं, हम रूटीन में लोग कि उनको पानी पिलाने की कोशिश करें, जूस वगैरह पिलाने की कोशिश करें, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक, उसकी रीज़न है कि जब इंसान अनकॉन्शियस होता है तो उसके मसल्स रिलैक्स होते हैं, और एक एपिग्लोटिस है जो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम पानी पीते हैं या किसी को पिलाते हैं तो वो घूंट लेने के लिए वहाँ पे एयरवे को एट दैट टाइम चाहे वो ब्लॉक करते हैं। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ढक्कन की तरह या पर्दे की तरह काम करता है। लेकिन जब इंसान बेहोश होता है तो वो वर्किंग नहीं होती, तो वो पानी या लिक्विड जो हम उसको पिला रहे होते हैं वो सांस की नाली में जाने से वो डेथ की तरफ चला जाएगा। एक सिंपल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, मेडिकल टर्म से हट के। तो अगर हम इस तरह के काम करते हैं कि पानी पिलाते हैं तो उसका नुकसान तो हो रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर देखें हीट स्ट्रोक की हमने बात की, जिसको डिहाइड्रेशन की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से उसको पानी की ज़रूरत है, हम उस शख्स को भी पानी नहीं पिला सकते। ठीक है, उसकी भी हमने बात की कि ड्रिप वगैरह लगवा दें, छाँव में ले जाएं, ठंडी पानी की पट्टियाँ करें। लेकिन आम रूटीन में जो इंसान अनकॉन्शियस होता है उसको तो हमें पता ही नहीं है पानी की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है वो किसी और वजह से बेहोश हुआ, तो पानी ना पीने से कभी कोई बेहोश नहीं होता, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने रोज़ा रखने की है, जो हम गर्मियों में 16 से 17 घंटे का रखते हैं। तो पानी पिलाना जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन हमारे माइंड में जो कंसेप्ट बना हुआ है कि पानी ना पिलाएंगे तो शायद नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। तो वो फोकस जो हमारे माइंड में उस चीज़ को नहीं हमने देखना। अब जो असल चीज़ है कि बेहोश हुआ किस वजह से है। ठीक, पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर तो हम मतलब इन चीज़ों को समझते हैं कि वाइटल साइन कैसे लिए जाते हैं, फिर तो हम ब्लड प्रेशर है, पल्स है उसकी, या बाकी चीज़ों को देख सकते हैं कि वो अनकॉन्शियस क्यों है। लेकिन अगर उस तरह की चीज़ों को हम नहीं समझते हैं, कॉमन मैन कोई भी है, तो फिर आप जस्ट उसको एक बार देखें। सबसे पहले तो एयरवे को
खोल के देखें, उसके मुंह को खोल के देखें कि उसकी अपनी टंग फॉल बैक तो नहीं होगी, बिकॉज जब इंसान बेहोश होता है, जिस तरह हमने बात की, मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो सीधा लेटा होता है, ना भी हो तो लोग अक्सर सीधा लेटा देते हैं, तो उसकी अपनी ही जुबान रोल बैक होने से उसका एयरवे ब्लॉक कर देती है, ठीक है, मसल्स के रिलैक्स होने से। तो सबसे पहले माउथ ओपन करें, अगर टंग फॉल बैक हो चुकी है तो उसको छोटी फिंगर से सीधा करके एयरवे को क्लियर करें, एक ऑप्शन है। अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली उसके बाद हमने करवट देनी थी, इसके बाद भी करवट ही देंगे, ठीक है। दूसरा, उसको ओवरऑल चेक करें कि उसके चोट लगने से या गिरने से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो वो दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है, उसको हमने क्लियर करना है। कोई भी साफ कपड़ा लें, उसको आप डायरेक्ट प्रेशर से या एलिवेशन से या प्रेशर पॉइंट्स पीछे तो उसको दबा के रोक सकते हैं, या उसके ऊपर बैंडेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है सेकंड। और तीसरी चीज़ ये कि कोई भी कॉमन अनकॉन्शियस मिलता है, जिस तरह मैंने कहा, अगर तो परफेक्टली आप चीज़ों को समझते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं घर में, तो आप वाइटल साइन लें, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल चेक करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो रैंडमली जिससे आपको कोई अनकॉन्शियस मिले तो आप कोशिश करें कि कोई मीठी चीज़, जैसा चीनी हो सकती है, कोई टॉफ़ी हो सकती है, पीस के ज़ुबान के नीचे थोड़ी सी रख दें, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम होना जिसको हम कहते हैं, वो विक्टिम होगा या पेशेंट होगा, तो कम से कम स्टेबल हो जाएगी, या थोड़ी बढ़ने से या रुकने से उसकी डेथ नहीं होगी। वरना हाइपोग्लाइसीमिया जो इतनी ख़तरनाक है कि तेज़ी से वो डेथ की तरफ लेके जाती है। तो हम अगर ये काम कर लें तो कम से कम उसकी डेथ से उसको बचा सकते हैं, ठीक। तो कोशिश करें ये 3 काम, एयरवे को क्लियर करें, ब्लीडिंग को अगर हो रही है स्टॉप करें, और कोई थोड़ी सी मीठी चीज़ ज़ुबान के नीचे रखते हैं। ये अनकॉन्शियस की आप ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं जिसमें आप खाली आते हैं। बिल्कुल सही। एक्सीडेंट्स में एक तो ये फैक्टर है अनकॉन्शियस वाला, दूसरा ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर है, किसी को हो गया, को गिर गया है, टांग पे चोट लगी है, वक्ती तौर पर जब जैसे ही कोई गिरता है तो शायद अंदाज़ा नहीं होता हमें, बिल्कुल। और हम जो सबसे बड़ी और पहली गलती करते हैं वो ये है कि हम उसको उठा के चलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो सर वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है, वो काम लंबा कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। पहले ऐसा होता था कि हमें जब कॉल आती थी कि किसी का फ्रैक्चर हुआ, लेग फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल, तो हम 5 to 7 मिनट में अप्रोच करते हैं, रिस्पांस टाइम में पहुंचते हैं, तो पता चलता था कि ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि वो क्लोज फ्रैक्चर था, अब ओपन फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो पता चलता था हमें कॉल करने के बाद किसी ने उसको रोड से साइड पे करने की कोशिश की, तो वो जो क्लोज फ्रैक्चर था उसको जैसे चलाने की कोशिश की तो वो ओपन फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अवेयरनेस सेशन स्टार्ट हुए, जो हमारे डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हिदायत पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर शामवाला साहब हैं, उन्होंने फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी तहसीलों में इन सेशंस का आगाज़ किया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस तो हो गई है कि इन केस ऑफ फ्रैक्चर हमने मूव नहीं करना, लेकिन वही बात है कि जो करते थे या अभी भी करते हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए कि फ्रैक्चर होने की सूरत में या कमर की चोट लगने की सूरत में कभी भी उसको मूव ना करें। अब देखिए, वो तमाम चीज़ें टेम्परेरी डिसेबिलिटी हैं जो कि दोबारा ठीक हो सकती हैं, लेकिन जब हम उसको गलत तरीके से शिफ्ट करते हैं तो वो एक तो नुकसान बढ़ाते हैं, लेकिन अगर कमर की चोट की बात करें, उसको चलने का कहेंगे, सहारा दे के चलाएंगे या हाथों से पाँव से उठाएंगे, तो उसकी कमर में जो वर्टिब्राज होते हैं वो डैमेज होने की वजह से वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है जो ठीक हो सकती थी। लेकिन जैसे वो हिस्सा टर्न होगा तो क्या होगा, वो अंदर से स्पाइनल कार्ड को डैमेज कर देगा या दबाव में ले आएगा, तो वो बॉडी स्पेशली लोअर पार्ट जो पैरालाइज हो जाएगा, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम अपनी तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं, बट वो नुकसान में जा रहा है, इतना नुकसान में कि दोबारा शायद वो ठीक ना हो सके। तो इसलिए इस तरह के काम आपने नहीं करने, रेस्क्यू 112 पे कॉल करनी है, उनको बताना है, वो आपको खुद बताएंगे कि इन दैट केस आपने क्या करना है, या वेट करने का कहेंगे, उतनी देर में आप तक इमरजेंसी सर्विस पहुँचेगी। बिल्कुल सर। मुज़म्मिल भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब भी किसी को रेस्क्यू किया जाए, कितना टाइम फ्रेम बहुत अहम होता है किसी को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए? बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी रेस्क्यू जो है वो 5 या 7 मिनट में आप तक पहुंच जाती है। सो हमारे पास मिनिमम टाइम फ्रेम किसी की लाइफ सेफ्टी के लिए क्या होता है? देखिए जी, एक लफ्ज़ मेडिकल टर्म में बड़ा पॉपुलर है, फर्स्ट आवर इज़ अ गोल्डन आवर, लेकिन वो तो बड़ी लंबी बात है। हम कहते हैं कि फर्स्ट मिनट जो होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो 4 से 5 मिनट, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है फर्स्ट एड के हवाले से। इसकी मैं 2-3 चीज़ों से एग्जांपल देता हूँ कि अगर हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट में चला गया या किसी भी रीज़न की वजह से वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो हर 1 मिनट गुजरने के बाद उसके रिवर्स होने के 10% चांसेस कम होते जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 2 मिनट में CPR शुरू कर दिया है तो अभी 80% चांस उसके हैं रिससिटेट होने के, बहाल होने के। 5 मिनट में किया तो 50-50 हो गए, 6 मिनट में किया तो 60% चांस कम हो गए। सेम अगर ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग में 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि जिस तरह
अगर कैरोटिड पल्स की हम बात करते हैं, नेक के करीब है, वहाँ पे कट लग जाता है तो वो वहाँ पे सेकंड्स की बात है। बिल्कुल। थाई पे कट लग जाए तो वहाँ से 1 से 1.5 लीटर खून निकल सकता है, वो शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसी तरह कुछ इंजरीज ऐसी हैं जहाँ पे ब्लीडिंग कम होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, बट उसमें भी आपके पास टाइम इतना नहीं होता, तो आप कोशिश करनी ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इन दैट केस आप करें। इसी तरह एयरवे ब्लॉक हो जाए तो आप सारे समझते हैं, हम सारे समझते हैं कि वो एयरवे ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, बिल्कुल। उसके बाद हो सकता है उसकी वो डेथ की तरफ चला जाए। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके जो भी चीज़ वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज़ करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें अमूमन ये होता है कि पेशेंट जो है वो डायरेक्टली खुराक मुंह के ज़रिए नहीं ले रहा, उसको खुराक की नाली लगाई है जिसको एनजी ट्यूब भी कहा जाता है जी। अच्छा, अब वो जो जितनी भी खुराक है वो उसके थ्रू उसके गले में जा रही है, और उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं या फैमिली होती है वो कॉन्शियस होती है कि इनको खुद से कुछ खिलाया जाए या चम्मच से कुछ पिलाया जाए, जबकि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता। सो ऐसी कंडीशन में अगर किसी को चॉकिंग हो जाती है तो उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या है, कैसे उसको संभाला जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, वो पेशेंट जो अभी मुकम्मल तौर पर कॉन्शियस में भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो शायद वो उस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके हवाले से अगर हम देखें तो एक आपने जो बात की कि वो पेशेंट है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, एक मैं साथ बात को अटैच करता हूँ कि एक आम कॉमन पर्सन कोई भी चीज़ खा रहा है तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो कोई चीज़ खा रहा था, लुकमा फंस गया। आपने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पे भी कि उसको चॉकिंग हुई तो फिर क्या हुआ, एक कॉन्शियस है एक अनकॉन्शियस है। अब दोनों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक प्रोसेस किया जाता है एफ-बाओ, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कि अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो इसमें हमने एब्डोमिनल थ्रस्ट करना होता है। एब्डोमिनल थ्रस्ट मीन कि अगर तो वो कॉन्शियस है तो आप उसके पीछे से आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स में पता चल गए कि वो इशारे से बात कर रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसने हाथ चाहे वो कवर किए होंगे, नेक को पकड़ा होगा, और आप सबसे पहले उसको खांसी करने की कहें कि जी आप खांसी करें। लेकिन अगर वो कर चुका है या आपके कहने पे किया है लेकिन वो चीज़ नहीं निकली, फिर आपका सेकंड स्टेप फ़ौरन ये होगा कि आप उसको कहें प्लीज़ हाथ पीछे कर लें क्योंकि उसने नेक को कवर किया हुआ है। दूसरा, आप उसको थोड़ा सा झुका के चेहरा ऊपर करवा के उसके पाँव में थोड़ा सा फासला रखवा के अपना एक पाँव सेंटर में रखें बैक से आके, ताकि वो गिरे ना, और आप अपने एक हाथ को मुट्ठी को बंद करके उसके पेट के ऊपर रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें, और हाथ कहाँ पे रखना है, जहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन जो रिब्स के दरमियान में होती है, जहाँ पे ख़त्म होती है और जहाँ पे हमारी नाफ है नेवल कैविटी, इसके दरमियान में आपने हाथ रखना है। और उसको हाथ को रखने के बाद दोनों हाथ आप अटैच हो गए, दूसरा हाथ ऊपर रख दिया तो उसको पुश करना अपनी तरफ, ठीक है, उसको इनवर्ड एंड अपवर्ड पुश करें तो प्रेशर के साथ क्या होगा, जो भी चीज़ होगी वो निकल जाएगी या मुंह में आ जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता, सेकंड ट्राई करें, थर्ड ट्राई करें, और इसके साथ साथ अगर वो अनकॉन्शियस हो या वही हो जाता है या जिस तरह आपने एग्जांपल दी, तो उसके लेटे हुए ही आपने उसकी लेग साइड से आके उसके पेट के ऊपर उसी तरह हाथ रखना है, ठीक है, और दोनों हाथों को आपने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उसके ऊपर वाली साइड पे इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है वो प्रेशर के साथ आपने उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली उसी तरह जिससे मैंने बताया या मुंह में आ जाएगी या बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल सही है सर। इसमें एक बड़ी अहम चीज़, क्योंकि हम डिफरेंट मिथ्स को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, या वो प्रैक्टिसेस जो अमूमन हम घरों में कर जाते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता ये ठीक है ये गलत है। उसमें एक तो हार्ट अटैक के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि इनिशियली हार्ट अटैक खुदा न खास्ता किसी को आता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स से हम इतने अवेयर नहीं होते, और एक ये परसेप्शन ली जाती है कि अगर किसी के चेस्ट में लेफ़्ट साइड पे पेन, हार्ट वाली साइड पे पेन होती है तो ये समझा जाता है कि ये मेरे हार्ट की पेन है जी। सो बेसिकली वो क्या परसेप्शन है, क्या सही है या गलत है, हार्ट की पेन किस जगह पर होती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और वेरी फर्स्ट एड क्या हो सकती है? बिल्कुल ये भी एक कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के साथ आती है, और सामने देखने के बावजूद कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता और कुछ जज कर जाते हैं। तो एक तो ये है कि साइन एंड सिम्टम्स, साइन वो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट आपको बता सकता है। तो इसमें वो चीज़ जो नज़र आ रही है या वो आपको बताई जा रही, दोनों की अगर हम बात करें तो एक तो ये आपने बिल्कुल सही जज किया कि जो पेन है ये बेसिकली हमारी जो हार्ट है ना, इसकी पोजीशन जो होती है वो अंडर द स्टर्नम सेंटर पे होती है, मतलब दोनों रिब्स के दरमियान में जो हमारी बोन है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं, उसके
अंडर जो है वो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, लेकिन बट स्लाइटली लेफ्ट होता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं अंडर द स्टर्नम एंड स्लाइटली लेफ्ट होते हैं। तो ये सेंटर में थोड़ा सा हमारे अगर देखें दोनों रिब्स के दरमियान में पेन जो है वो आपको ज़्यादा फील होगी, और इसके साथ साथ बैक साइड पे जाएगी, शोल्डर में जाएगी, लेफ्ट आर्म में जाएगी, और स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसमें वो चीज़ें कुछ नज़र भी आ रही, कुछ पेशेंट आपको खुद भी बता सकता है कि मुझसे सांस सही लिया नहीं जा रहा, स्वेटिंग हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, पहली बात तो ये कि उसको चलाने के लिए आपने मूव नहीं करवाना, सबसे अहम चीज़। अक्सर लोग कहते हैं चले थोड़ा सा स्टेप से आगे ले जाएं, या अगर किसी ने कॉल की है सर्विस पे तो लोग कहते हैं उतनी देर तक हम बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, उसको आपने वहीं बैठा देना है। और दूसरी बात ये कि आपने फ़ौरन ऐसे ना टैबलेट्स या इंजेक्शंस हम अलाउ तो नहीं करते, घरों में होने भी नहीं चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, लेकिन ये एनजीसी टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो घरों में होनी चाहिए कि इन दैट केस अगर इस तरह की सिचुएशन आपको लगती है तो आप हाफ उसकी ज़ुबान के नीचे रख दें। तो ये बहुत अच्छी है, इफेक्टिव जो है रोल अदा करती है। और दूसरा ये होगा कि इस तरह की टैबलेट दे दें और उससे डेफिनेटली जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और अल्लाह ना करे इसकी वजह से अगर सांस और दिल बंद हो जाता है तो आप चाहे जब तक आप तक कोई सर्विस आती है, जिस तरह मैंने कहा कॉल लाजमी कर देनी है, तो उतनी देर में अगर सांस और दिल बंद होता है तो आप CPR ज़रूर करें। CPR की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं 1-2 सेकंड में बताऊं कि दोनों हाथों को सीधा रखते हुए उसी तरह सेंटर में, जिस तरह मैंने बताया स्टर्नो बोन है, थोड़ा लोअर साइड पे उसको हाथ को सीधा 90 के एंगल से रखते हुए शोल्डर के साथ ज़ोर के साथ उसको 2 से 2.5 इंच 100 या 120 की स्पीड से दबाते रहें, और तब तक जब तक आप तक कोई मदद नहीं पहुँचती आप उसको कंप्रेशन देते रहें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। जनाब, अवेयरनेस का सिलसिला जारी है। मुजम्मिल हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 से इनका ताल्लुक़ है। सो कुछ और मिथ्स, कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो अमूमन हम घरों पर करते हैं और इस सोच के साथ करते हैं कि शायद ये चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो शायद नुकसान को बढ़ा चुकी हैं। अब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में हम डिस्कस करेंगे। कुछ जलने के वाक़यात होते हैं, तो ऐसे में वेरी फर्स्ट एड क्या होती है। फिर इसी के साथ साथ किसी को स्ट्रोक आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फालिज का अटैक आ जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्या ऐसी कोशिश होगी कि हम अपने किसी प्यारे को, अजीज़ को बचा सकें। शुगर के पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, फिर ऊपर से गर्मी भी है, तो अपने आप को कैसे महफूज रखा जाएगा ये भी जाना जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप मेरे साथ रब्ता करेंगे 0334 19 66 966 पर। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर, और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी फ़र्स्ट एड के हवाले से। इमरजेंसी में पहली जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो क्या हो सकते हैं। रेस्क्यू 1122 से मुजम्मिल हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ ऐसी एमरजेंसी कंडीशंस को डिस्कस कर रहे थे जिनमें अपने किसी भी प्यारे को या अजीज़ को बचाना हमारे लिए आसान हो सके। अब कुछ ऐसी मिथ्स को, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे जो अमूमन हम घरों में इमरजेंसी की सूरत में कर जाते हैं। क्या वो सही हैं या गलत है, उस हवाले से मुजम्मिल साहब हमें गाइड करेंगे कि वो क्या होनी चाहिए और हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये सर आपसे जानना चाहूँगा, एक स्पेसिफ़िक कंडीशन है कि अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट है लेकिन शुगर का पेशेंट नहीं है, एक साइड पर हमें ये भी पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाज़ औक़ात कोई पेशेंट जो है वो गर्मी से आने के बाद एकदम से स्पेसिफ़िक कुछ अलामात ज़ाहिर करते हैं कि जी एकदम घबराहट बहुत ज़्यादा है, या फिर उनको लगता है कि उनका सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, चक्कर आते हैं और बोलने में भी दिक्कत हो रही है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कंसिडर करना चाहिए? इसका ताल्लुक शुगर से हो सकता है, ब्लड प्रेशर से हो सकता है, या खुदा न खास्ता हार्ट की किसी डिजीज़ से हो सकता है? बिल्कुल जी, जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली रेगुलर पेशेंट जिसको हम कह सकते हैं, उनका घर वालों को पता होता है कि ये हार्ट का पेशेंट है, ये शुगर का पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ट्रीट फिर करते हैं अगर रास्ते में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बन जाती है। सेकंड चीज़ आती है कि अगर थोड़ी सी नॉक हो, सबसे बेस्ट ये होता है कि हम वाइटल साइन चेक करते हैं। देखिए मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर हम उसको साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए वाइटल साइन चेक कर लें। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट घर में रेगुलर है तो वो लाजमी तौर पर ग्लूकोमीटर भी होगा, ठीक है, तो हम ग्लूकोमीटर के ज़रिए चेक कर लें। इसी तरह ब्लड प्रेशर को चेक कर लें, ठीक है, और बाकी चीज़ों को हम देख सकते हैं, पल्स को हम देख सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर अगर हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो घरों में लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं और आपको इसकी हिस्ट्री का भी नहीं पता, क्योंकि सबसे पहले हम भी अगर कहीं पे जाते हैं तो हम हिस्ट्री को ही चेक करते हैं
तो एक सैंपल, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, क्या वो एलर्जी तो नहीं करता किसी मेडिसिन से, ठीक है, इसी तरह मेडिकेशन तो नहीं ली हुई कोई ऑलरेडी उसके बाद उसने, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम नोट कर रहे होते हैं। तो अगर हिस्ट्री का भी नहीं आइडिया, तो फिर जिस तरह आपने कहा, तो साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से दो ही चीज़ें आती हैं, जिस तरह आपने बताया, या तो हार्ट अटैक का हो सकता है इशू, या शुगर का हो सकता है। ठीक है। अब हार्ट अटैक के हवाले से तो आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी, तो उसकी जो मैयर साहब के साथ हमने डिस्कस किए थे कि हम उसकी मूवमेंट नहीं करेंगे, हम यही कर सकते हैं क्योंकि अभी वो अलाइव है। सेकंड ये ज़रूर करें कि उसकी ज़ुबान के नीचे कोई थोड़ी सी मीठी चीज़ रख दें, बिकॉज हो सकता है वो शुगर लो का भी हो, उसके भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं, स्वेटिंग आ रही है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो अगर वो शुगर लो से होगा तो कम से कम उसकी डेथ नहीं होगी, स्टेबल हो या ना हो, कम से कम स्टिल रुकने से डेथ नहीं होगी। और दूसरा, अगर हार्ट अटैक है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स तो दूसरे मैंने बताया ना डिफरेंट हैं, साथ ऐड भी हो सकते हैं। तो वो आप अगर वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तो अगर तो उसमें ये चीज़ें ऐड हो गई हैं कि स्वेटिंग के साथ साथ बैक पे पेन जा रही है, शोल्डर में जा रही है, जबड़े में पेन जा रही है, तो फिर हम उसको यानी कि उस विक्टिम को या उस पेशेंट को इस तरफ कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कॉल फॉर हेल्प। ठीक, इतनी देर में आप अगर कॉल कर चुके हैं तो डेफिनेटली इमरजेंसी सर्विस आप तक आ रही है, उतनी देर में आप दोनों में, जिस तरह मैंने बताया, साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मुज़म्मिल साहब, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगा। अमूमन ये होता है कि किसी पेशेंट को शुगर हाई होती है उनकी, और उसके लिए वो इंसुलिन भी यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात जो फैमिली है या अटेंडेंट्स हैं वो मीठे से भी रोक देते हैं, तो हम उसको रोकते रोकते एकदम शुगर को लो कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इस कंडीशन में किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा दिया है। ऐसा होता है कि कुछ घरों में पेशेंट्स रेगुलर होते हैं शुगर के, हाइपरग्लाइसीमिया के। अब उसमें हम यही काम कर रहे होते हैं कि एक तो हमने उनको परहेज़ की तरफ लेके जाना होता है, एक मेडिसिन जो है वो उनको हम रेगुलरली दे रहे होते हैं, इंसुलिन लगा रहे होते हैं। अगर तो चेक एंड बैलेंस है फिर तो बहुत बेस्ट है, जो कि होना चाहिए। हमें पता चलता है कि उसका शुगर लेवल है क्या। लेकिन ये ना हो कि जिस तरह आपने बात की कि वही बात है कि हम उसको खाने पीने से भी रोक रहे हैं, और दूसरा हम उसको मेडिसिन भी कंटिन्यूसली दे रहे हैं। और हाई वाले पेशेंट ऐसे हमने अक्सर देखे भी हैं कि वो बाद में उनकी अगर कोई प्रॉब्लम बनती है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो लो होने से हो जाती है, क्योंकि हम गौर ही नहीं करते, हम फोकस ही नहीं करते, तो इतना शुगर को लो कर देते हैं कि उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर शुगर हाई का भी पेशेंट हो तो उसको भी शुगर को कंटिन्यूसली फिर आपने चेक लाजमी करना है, वरना लो की वजह से नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मुज़म्मिल साहब, स्ट्रोक के हवाले से कुछ प्रैक्टिसेस इनिशियली क्या हो सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को फालिज का अटैक आता है तो सबसे पहले तो पाँव के ऊपर कोई सुई चुभोनी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए। क्या वाकई ये चीज़ें प्रैक्टिकली इम्पैक्ट रखती हैं? ये बेसिकली ये तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जिसमें कोई प्रोफेशनल चेक करने के लिए करता है, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें वो साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो चेक कर रहा होता है कि मूवमेंट हो रही है नहीं, सेंसेशन का बेसिकली प्रोसेस है या नहीं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है मौके पे क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका ब्लड शूट कर चुका है, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, तो आपके पास अगर इतना टाइम है या आप चीज़ों को समझते हैं, आपने कंफर्म कर लिया कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो कैपोटिन टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर तो आप इस चीज़ को समझते हैं, अगर नहीं समझते फिर तो डेफिनेटली वही चीज़ है कि कॉल फॉर हेल्प, आप तक कोई मदद पहुंचे उतनी देर तक आप या तो फिर वो चीज़ों को चेक कर लें, और हमारी इमरजेंसी सर्विस पे जो कॉल करते हैं वो आपको गाइड भी करेंगे। ठीक है, हमारा जो कॉल रिसीव करता है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, जो भी चीज़ें आप उनको बताएंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कम से कम कॉल फॉर हेल्प जो है वो मौके पे लाजमी करनी चाहिए, ताकि कम से कम टाइम में आप तक हम पहुंच सकें। बिल्कुल सही है सर। जलने की सूरत में अगर किसी वजह से हाथ जल जाता है या कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो बर्न हो जाता है, तो ऐसे में कॉमन प्रैक्टिस ये होती है घरों में कि उसके ऊपर या तो टूथपेस्ट लगा ली जाती है या फिर उसके ऊपर घी या ऑयल लगा लिया जाता है कि जी अब ये सिक्योर हो गया, और कहा जाता है कि ये एक पुराना या देसी टोटका है। जी। सो ये करामत टोटका है या फिर जस्ट एक मिथ है? बिल्कुल जी, ये भी उसी तरह जिस तरह हमने पहले कुछ चीज़ों की बात की है, ये भी ऐसा ही है कि ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, इसकी कुछ चीज़ें मैं ऐसे आपको शेयर करता हूँ कि जिस तरह अगर कोई चीज़ बर्न होती है, बॉडी का कोई हिस्सा बर्न होता है, तो वो हीट ट्रांसफ़र होती है इनसाइड ऑफ द बॉडी, तो वो हिस्सा बर्न हो जाएगा। अब हमने क्या किया, उसको हमने कोई चीज़ लगा दी उसके ऊपर, कोई ठंडी चीज़, मतलब हम समझते हैं जी जिस तरह टूथपेस्ट है, क्रीम या लोशन है, तो वो उसके ऊपर जो लगाएंगे तो क्या होगा,
वो उसको ट्रैप कर देगी, हीट को ट्रैप कर देगी। एक तो टूथपेस्ट के लगाने की वजह से थोड़ी देर के लिए ठंडक फील होती है, लेकिन उसके बाद उसके केमिकल्स उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हमने उसके ऊपर लगाया है तो वो क्या करेगी, वो हीट को ट्रैप करेगी। अब वो हीट जो इन साइड पे आम रूटीन में गई थी, हम कुछ भी ना करते तो शायद वो इतना नुकसान ना करती, लेकिन हमारे वो चीज़ लगाने से वो नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि वो जो चीज़ 2-4 दिनों में ठीक होनी थी वो हफ्तों पे, महीनों पे चली जाएगी। ठीक है। लेकिन जो हमें करना चाहिए, शायद हम उसको अक्सर लोग रॉन्ग मेथड समझते हैं, जो कि राइट है, वो ये है कि उसके ऊपर पानी का बहाव करें। ठंडा पानी जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर भी कहते हैं, तो उसके ऊपर पानी का बहाव करें, फ्रेश वाटर, और एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स उसको फ्लो करें उस हिस्से के ऊपर, मतलब जहाँ पे जला उसे थोड़ा सा ऊपर रख के उसके ऊपर से पानी गुजारें। तो 10-15 मिनट में क्या होगा, वो जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा और काफ़ी हद तक फ़ायदा। उसके बाद आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। करंट लगने के बाद जो सबसे पहली सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने अपने पेशेंट को बचाना कैसे है। खुदा न खास्ते कहीं से, जैसे बारिश के दिनों में अमूमन ये होता है कि बिजली की तारें हैं या खंबे हैं, उनमें करंट आ रहा होता है। फिर सेकंड ये भी होता है कि घरों में जो डोर बेल्स हैं उनमें भी करंट अमूमन होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर करंट किसी को लगता है तो सबसे पहले कैसे उसको बचाया जाए, और जो बचाते हुए हम फौरी तौर पर उसको पानी पिलाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, क्या ये प्रैक्टिस भी दुरुस्त है या गलत है? देखिए जी, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो अगर कोई ऐसे जिस आपने कोई सीज़न बताया, रेनी सीज़न है या लोकेशन के मुताबिक कि वो वहाँ पे कोई खंबा वगैरह था, इलेक्ट्रिक पोल था, तो उसमें हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उस तरफ से गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी फर्स्ट हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी यही मेजर होने चाहिए। बच्चों को भी इस तरह की सिचुएशन में बाहर नहीं भेजना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा डोरबेल वगैरह में अगर करंट आता है तो वो भी इस तरह की सिचुएशन में आता है जब बारिशें हुई होती हैं। बिल्कुल। तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए कि बजाय इसके हम डोरबेल दें, वैसे नॉक कर दें डोर को। अब इसके अलावा जो आपने बताया कि अगर बाय चांस ऐसा हो जाए तो देन क्या करना चाहिए। देन हम सारे समझते हैं कि हम डायरेक्टली उसको हाथ लगा के साइड पे नहीं कर सकते। एक तो ये कि कुछ जगह पे जहाँ पे हम पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर सकते हैं, वेल वो करवा दें। अगर नहीं कर सकते, किसी नॉन कंडक्टर चीज़ से अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए, ये देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे लाजमी हमने ज़हन में रखनी है। फर्स्ट सेफ्टी योरसेल्फ, देन सेकंड सेफ्टी ऑफ द विक्टिम, कि अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है और उस विक्टिम की सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। अगर हम खुद सिक्योर होंगे तो हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो उसको हम किसी नॉन कंडक्टर चीज़ से साइड पे करेंगे। अब उसके बाद ये कि उसको लगने के बाद जो प्रोसेस आता है तीसरे स्टेप पे, अब वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जिसको बिजली का झटका लगा बट नॉर्मल था, वो होश में है, तो उसके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है। उसको लोग गर्म दूध वगैरह पिला देते हैं, नो इशू। लेकिन हम कहते हैं ना पानी नहीं पिलाना, वो पानी इसलिए होता है कि वो पानी ठंडा होता है, तो ठंडी चीज़ उसको नहीं देनी होती, ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो असल काम है वो है अनकॉन्शियस। अगर झटका लगा और अनकॉन्शियस हो गया तो उसको ऑरली कुछ नहीं देना, पीने के लिए कुछ नहीं देना, जिस तरह हमने पहले बात की। तो उसको हो सकता है कि वो उसमें फ्लूइड की कमी हो गई हो, क्योंकि वो हार्ट बीट कम हो जाती है, जिस्म हाइपोथर्मिया में जाना शुरू हो जाता है। तो उसको किसी मोटे कपड़े या कंबल वगैरह में लपेट दें और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करें और उसको फ़ौरन को ड्रिप लगवा दें, ताकि उसके अंदर जो फ्लूइड की कमी है वो पूरी हो जाए। तीसरा जो स्टेप है वो ये हो सकता है, बहुत बड़ा शॉक लगा और वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे बेस्ट वे है वो है CPR। और CPR अगर हम एग्जांपल में देता हूँ कि 100 मुख्तलिफ जो उसकी कॉज थी कार्डियक अरेस्ट की, उसको हमने CPR किया, तो उसमें जो टॉप 5 हैं जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट हो सकता है रिससिटेट होने का, वो है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो आप उसका CPR करें, तो उसमें टॉप 5 में जिस तरह मैंने बात की उसके चांसेस ज़्यादा हैं रिवर्स होने के। ठीक है। तो जिस तरह कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट अटैक से, इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक से या पानी में डूबे हुए शख्स की वजह से, तो इनके चांसेस दूसरे लोगों से निस्बत ज़्यादा होंगे कि वो रिवर्स होने के। बिल्कुल सही है मुज़म्मिल भाई। जो जैसे भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कोई ऐसा शख्स है अगर वो किसी वजह से बर्न हो जाता है, हाथ जल जाता है या बॉडी का कोई पार्ट जल जाता है, वो वाले, और सेकेंडली कंपैरेटिवली वो लोग जिनके ऊपर कोई एसिड गिर गया है काम करते हुए, बाज़ वक़्त हाथों पे एसिड गिर जाता है, तो दोनों को क्या सेम ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है या दूसरी कंडीशन में ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है? बेसिकली देखें जी, इसमें भी पानी का बहाव ही होगा एसिड के ऊपर। उसकी वजह यह है कि कुछ हर एसिड जो है उसको इनके अगर हम देखें पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इक्वल क्वांटिटी में नहीं रख रहे। अब देखें ना, एसिड ने अगर जला दिया है तो वो तो डिज़ोल्व हो गया या उसके साथ समझ लें मिक्स हो गया। हम जो पानी के बहाव की बात करें वो लीटर्स में पानी बहाना है। ठीक है। हम उसके ऊपर जो पानी बहा रहे हैं वो कंटिन्यूसली 10 to 15 मिनट्स है, तो वो कम से कम जो है वो उसकी नुकसान को कम करेगा। इसी तरह अगर हम किसी पॉइजनिंग की बात करते हैं
ये शायद नेक्स्ट में हम इसके ऊपर बात भी करते कि पॉइजनिंग की अगर हम बात करें उसमें भी ऐसा ही है कि अगर कोई लिक्विड लेता है, एक है वो जो सॉलिड टैबलेट ले लेता है, तो टैबलेट या सॉलिड चीज़ लेने की साथ अगर कोई चीज़ हो पॉइजनिंग की तो उसमें वॉमिट करवाई जाती है। अगर कोई लिक्विड लेता है तो उसको नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें जितना नुकसान उसने जाते हुए किया उतना ही नुकसान वापसी में करेगा। तो इसलिए उस चीज़ पे भी हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ें दोनों आपस में मिक्स होती हैं। बिल्कुल सही सर। बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर ये मैसेज बहुत अहम है कि जब भी हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे, बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं, कोई ना कोई चीज़ निगल लेते हैं, जी जी, गले में कोई चीज़ फंस गई है और वालिदैन को नहीं अंदाज़ा होता कि अब इसको ट्रीट कैसे करना है, और उसको थपकी के तौर पे गर्दन पे या कमर पे पुश करते हैं या हाथ मारते हैं। तो उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस क्या हो सकती है? बिल्कुल, इसके हवाले से अभी इससे पहले हमने जो बात की थी वो अडल्ट के हवाले से की थी कि कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो तो उसको हम एब्डोमिनल थ्रस्ट करते हैं। अब इसमें जो बच्चा है, इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम एक काम अगर देखें तो बैक से उसको थपकी दे रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट फर्स्ट एड है इसकी वो ये है कि उसको आप अपनी थाई के ऊपर लटाएं और 45 के एंगल से उसको, उसका चेहरा नीचे की जानब रखें। बिल्कुल सही। और उसकी लेग्स को अपनी थाई के साइडों पे रख लें और उसको नीचे की जानब रखते हुए एक हाथ अपना नीचे रखें और उसके साथ उसके चेहरे को कवर करें और हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट कर दें, यानी कि चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की जानब कर लें। और जो आपका दूसरा हाथ है, मीन के अगर फॉर एग्जांपल राइट हैंड है तो राइट हैंड आपका कमर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब उसको आपने दरमियान में, मतलब ऐसा हाथ रखें कि जिस तरह उसकी सेंटर में स्पाइनल कॉलम हो और साइडों पे जो हमारा स्कैपुला होता है वहाँ पे आपका हाथ जाए। तो इसको आपने ऊपर से नीचे की जानब जो है वो बैक ब्लोज देने हैं, थपकी ही जिसको हम कह सकते हैं। तो वो आपने ऊपर से नीचे की जानब उसको इसी तरह 5 बैक क्लोज देने हैं और उसके साथ हो सकता है वो चीज़ निकल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं निकलती और उसका सांस का रास्ता बंद होने से, सांस तो पहले ही बंद था और सांस के साथ साथ हार्ट बीट भी स्टॉप हो जाती है, तो फिर ये कंटिन्यूसली 5 बैक क्लोज 5 चेस्ट थ्रस्ट हम दे सकते तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता या वो चीज़ निकल जाए और सांस और दिल बहाल ना हो जाए। बिल्कुल सही है सर। आपने बहुत कुछ हमें आगाह किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो अमूमन हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से नुकसान का बायस बनती हैं, लेकिन दुरुस्त क्या है वो आज हमने इनसे जाना। मैं जाने से पहले मुज़म्मिल साहब से ये जानना चाहूँगा सर, अमूमन ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी में कॉल की जाती है रेस्क्यू 1122 को, जी जी, और वो कॉल जो है वो डायरेक्टली नहीं लगती, नंबर बहुत ज़्यादा बिजी चला जाता है। एक तो ये वजह होती है। सेकंड वजह ये होती है कि जब कभी कॉल की जाए और फेक कॉल जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी फेक कॉल्स होती हैं, बच्चों के पास मोबाइल है और ये बड़ी एक अजीब सी प्रैक्टिस होती है कि चूँकि ये एक इमरजेंसी नंबर है तो बच्चे डायरेक्टली उसको एक्सेस करके मिला देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट अगर मैं कहूँ तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन कॉल एट रेस्क्यू 1122। कहीं पे भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रॉब्लम बनती है, छोटी इमरजेंसी से लेकर बड़े डिजास्टर्स तक, आप रेस्क्यू 1122 पे विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक। बट जो आपने बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बगैर वजह के कॉल नहीं करनी। उसकी वजह है कि जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की, अप्रॉक्सीमेटली 450 to 500 के करीब हमें डेली इमरजेंसी कॉल्स हैं जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट जो कॉल की रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली +2000 है। तो उनमें से रियल कॉल को निकालना, या दूसरे लफ्जों में जब कोई कॉल करता है नंबर बिजी हो जाता है, वो यही वजह बनती है कि मैक्सिमम लोग कॉल कर रहे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं भी है। तो इसमें जिस तरह हम फेक कॉल की बात करें ये भी कुछ हो सकती है, बट इसके ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन इररेलेवेंट कॉल्स हैं, इंफॉर्मेटिव कॉल्स हैं, इस तरह की हो सकती हैं, बच्चों की कॉल्स हो सकती हैं। तो इस तरह हमें जो रेलिवेंट है उसी के ऊपर कॉल करनी चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर हम ज़्यादा लोग कॉल करेंगे तो जिसकी ज़रूरत है उसकी कॉल नहीं मिलेगी, या अनफॉर्चुनेटली कोई फेक कॉल करके गाड़ी वहाँ पे बुलवा लेता है और वहाँ पे पीछे कोई गाड़ी ना हो और एट दैट टाइम वहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो गाड़ी ना आ जाए और उसकी अगर डेथ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी रॉन्ग कॉलर पे आएगी। और इतना बड़ा लॉस है कि उसको पता ही नहीं होगा। जिस तरह कुरान पाक में सूरतुल माइदा में है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्ना सजमिया, कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई वो ऐसे है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो इससे पहले आता है मुबारका का तर्जमा यही है कि किसी ने अगर किसी नाहक का कत्ल किया वो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये इसलिए हमें बचना चाहिए, हमें तो पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। तो जहाँ पे ज़रूरत है लोगों की हेल्प करें, ना कि फेक कॉल या इररेलेवेंट कॉल करें। बिल्कुल सही मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, ये था आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुज़म्मिल हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे, रेस्क्यू 1122 से इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला।
मिला। जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा, पहला मैसेज तो ये है कि जब भी कोई कॉमन इंजरी होती है तो उसको मौके पर इस तरीके से डील करें कि नुकसान ज़्यादा ना हो। बाज़ बात ये होता है कि मौके पर थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन हमारी गलत एक्सरसाइज की वजह से वो नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस चीज़ से गुरेज किया जाए। ये आज के शो में तमाम वो ज़रूरी इक़दामात थे जो हमें फ़र्स्ट एड के तौर पे अपनाने चाहिए। सेकेंडली, जो लास्ट पे मैसेज अभी मुज़म्मिल साहब ने दिया, ये बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि जब भी रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाए तो ये बात ज़हन में रखें कि किसी की जान, आपकी कॉल से किसी की जान बच भी सकती है और आपकी गलत कॉल से किसी की जान जा भी सकती है। सो जब आप इस सोच के साथ मैसेज करेंगे, नो डाउट रेस्क्यू का इदारा आपके लिए ही है, आपकी मदद के लिए है। आप किसी भी इमरजेंसी में अगर रेस्क्यू 1122 पे कॉल करते हैं तो नो डाउट पहले ही कॉल पे वो आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम बिल्कुल भी, जैसे बच्चों में ये प्रैक्टिस हम कर देते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं, बच्चे इमरजेंसी के नंबर्स में कोई भी कॉल मिला देते हैं और वो नंबर एंगेज हो जाता है। फिर जिसको ज़रूरत है वो कॉल करता है तो वो नंबर नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए ये परसेप्शन जाती है शायद रेस्क्यू 112 का नंबर एंगेज रहता है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं वो गलत हो जाता है। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।